एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था हिमपुर। यह गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हर समय बर्फ की चादर सी बिछी रहती थी। उसी गांव में एक परिवार रहता था। नेहा की शादी हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। वह एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की थी जो छोटे शहर से आई थी और बड़े शहर में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर ससुराल आई थी। शुरू के कुछ दिन अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास कमला देवी का असली चेहरा सामने आने लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? घर का काम तो आता नहीं, बस किताबें पढ़ने आई हो। मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया इसने। कमला देवी हर दिन नेहा को ताने देती, बात बात पर नीचा दिखाना, सबके सामने उसकी बेइज्जती करना, जानबूझकर खाना न देना। ये सब नेहा की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसका पति अर्जुन शुरू में खड़ा हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे चुप हो गया। एक दिन कमला देवी ने नेहा की माँ को फोन करके कहा, आपकी बेटी हमारे लायक नहीं है, इसे ले जाइए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। नेहा उस रात बहुत रोई। एक सुबह नेहा ने गर्मागर्म पराठे बनाए, दही परोसा और सासू माँ से कहा, माँ जी, नाश्ता तैयार है। ये क्या बनाया है? तेल में डुबा दिया सब कुछ। खाना है या बीमारी का न्योता? थोड़ी भी समझ नहीं है तुम्हें। घर चलाना है तो खाना बनाना तो आना चाहिए। अर्जुन, माँ हर वक्त मुझसे नाराज सी क्यों रहती है? मैं कोशिश तो करती हूँ कि सब ठीक करूं, फिर भी उन्हें मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। क्या मैंने सच में कुछ गलत कर दिया है? नेहा, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, तुम दिल पर मत लिया करो। वो ऐसा ही बोलती हैं, लेकिन मन से बुरी नहीं है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेहा अब अर्जुन की आंखों में देख रही थी, पर उसमें कोई ठहराव नहीं था, सिर्फ टालने वाली एक पुरानी आदत। वो चुपचाप उठी और रसोई की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। 4 बजे अलार्म, बासी सी ठंडी फर्श और कामों की अंतहीन फहरिस्त। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी निगाहें गड़ा रही थीं, जैसे किसी गुलाम की निगरानी की जा रही हो। बर्तनों की आवाज, सिलबट्टे की खटाखट और बीच बीच में चुभती फुसफुसाहटें। सारा दिन बैठी रहती है, इतनी थकी होती है जैसे कोई बड़ा काम कर लिया हो। हर शब्द नेहा की हड्डियों में घुसता चला गया। एक दिन दरवाजे पर नेहा की माँ का खत आया। उसने चुपचाप पढ़ा और अलमारी के अंदर रख दिया। किसी को बताने का मन नहीं हुआ। उसमें लिखा था, तू खुश है ना बेटा? नेहा ने एक पल को खुद से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें जवाब दे चुकी थीं। शाम को नेहा अपने कमरे में बैठी थी। सामने उसका रिज्यूमे पड़ा था, पुराने जमाने की तरह कागज थोड़ा मुड़ा हुआ, किनारे से हल्का सा फटा। उसने धीरे से उसे सीधा किया और टेबल लैंप की रोशनी में एक नजर डाली, जैसे अतीत के किसी पन्ने को फिर से पढ़ रही हो। कमरे के बाहर से फिर आवाज आई, नेहा, पानी भी नहीं दे सकती क्या? नेहा उठी, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी नहीं थी, स्थिर थी, ठंडी और सोच से भरी। कमला देवी ने पानी लिया, लेकिन उस दिन नेहा की आंखों में कुछ और था, जो अब तक नहीं देखा गया था। रात को नेहा ने मोबाइल खोला, स्कूल की वेबसाइट पर गई और एक रिक्ति देखी, हाई स्कूल टीचर, हिंदी विषय। बिना किसी झिझक के उसने फॉर्म भर दिया। उस रात पहली बार वो रोई नहीं, बल्कि तकिए के नीचे अपने दस्तावेज रखकर गहरी नींद में सो गई। घर वहीं था, लोग भी वहीं, ताने भी वहीं थे, बस अब नेहा वहीं नहीं रही। नेहा की नौकरी लगे 3 महीने हो चुके थे। अब वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाकर स्कूल जाती और शाम को बच्चों से भरी क्लास की थकावट लेकर लौटती। पर कमला देवी की आंखों में अब भी वही ताने भरी आग थी। अब एक और वजह जुड़ चुकी थी। बाहर नौकरी करने चली जाती है, घर छोड़कर, और अब तक माँ भी नहीं बनी। नेहा ने सुना, चुपचाप। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद नेहा को उल्टियां शुरू हुईं। थकान, नींद और मन का भारीपन। टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट सामने थी, वो माँ बनने वाली थी। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन मुस्कुराया भी। पहली बार नेहा की आंखों में कुछ नमी थी, लेकिन दर्द की नहीं, उम्मीद की। पर कमला देवी, उनका चेहरा जैसे और ज्यादा सख्त हो गया। अब काम नहीं कर पाएगी, घर पर ही रहे। बहू का असली काम अब शुरू होगा। नौकरी, अब तू माँ बनेगी या मास्टर? नेहा के भीतर कुछ फिर से टूटा, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं रह गया। उसने स्कूल जाकर छुट्टी की दरख्वास्त दी, लेकिन इस्तीफा नहीं, क्योंकि अब वो किसी की माँ भी बनने जा रही थी और किसी की मिसाल भी गर्भ के 8वें महीने में
एक रात तेज दर्द उठा। अर्जुन घबरा गया, अस्पताल लेकर गया। कई घंटे लगे और फिर सुबह एक नन्ही सी जान ने इस दुनिया में पहला रोना भरा। एक बेटी हुई थी। नेहा की बाहों में वो बच्ची थी और उसकी आंखों में पूरा जीवन समाया हुआ। जैसे ही खबर आई कि बहू ने बेटी को जन्म दिया है, सास के चेहरे पर मुस्कान की जगह तानों की लकीरें उभर आईं। उसने आंखें मटकाकर कहा, लो जी, घर में चूल्हा चौका करने वाली एक और आ गई। फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, किस्मत ही फूटी है इस बहू की, बेटा तो जैसे नसीब में ही नहीं। बात यही नहीं रुकी, तंज कसते हुए कहने लगी, अब दहेज के लिए भी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, पड़ी आई लक्ष्मी लाने वाली। और आखिर में सिर झटकते हुए बोली, बेटा होता तो कुल का दीपक कहलाता, ये तो बस अंधेरा है, अंधेरा। बहू चुपचाप ये सब सुनती रही, पर उसकी आंखों से बहती खामोश बूंदें बहुत कुछ कह रही थीं। नेहा ने पहली बार बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, आप सही कहती हैं माँ जी, कुछ और बात होती, अब मेरी बेटी वो नहीं सहेगी जो उसकी माँ ने सहा है। मैंने बच्ची को जन्म दिया है, कोई बोझ नहीं। आज अगर लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, अफसर और यहाँ तक कि देश चला रही हैं, तो क्या सिर्फ बेटे ही जरूरी हैं? वो थोड़ी देर रुकी और फिर आगे बोली, जो बेटियां आपको ताना लगती हैं, वही किसी का घर बसाती हैं, माँ बाप का सहारा बनती हैं। आप मुझे ताने दे सकती हैं, लेकिन मेरी बेटी को नीचा मत दिखाइए। उसे भी जीने का उतना ही हक है जितना किसी बेटे को होता है। कमला देवी चुप थीं। उस पल ने कुछ तो हिला दिया था उनके भीतर। नेहा ने अपनी बेटी का नाम पूजा रखा। अब घर में एक बच्ची की किलकारियां गूंजती थीं और उसके साथ नेहा के आत्मसम्मान की भी गूंज, धीमी लेकिन लगातार। पूजा अब बड़ी हो गई थी, समझदार, सीधी सादी और अपनी माँ जैसी ही सुलझी हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास था। बचपन की उसकी सबसे खास दोस्त रिया भी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका अंदाज हमेशा थोड़ा चंचल और सपनों से भरा रहा। वक्त ने करवट ली और दोनों की शादी हो गई। पूजा एक साधारण से स्कूल टीचर के घर में गई, जहां जिंदगी में भले ही ज्यादा पैसे नहीं थे, पर प्यार, इज्जत और अपनापन भरपूर था। दूसरी ओर रिया की शादी एक रईस घराने में हुई, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें और चमक दमक तो थी, मगर रिश्तों में अपनापन और सुकून नहीं। पति हर वक्त बिजी, सास ससुर सिर्फ नाम के रिश्तेदार। धीरे धीरे रिया की हंसी खोने लगी और आंखों में मायूसी घर कर गई। कई सालों बाद जब पूजा को खबर मिली कि रिया अस्पताल में है, तो वो बिना देर किए उससे मिलने पहुंची। रिया ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, पैसा तो बहुत मिला, पर सुकून नहीं। महंगे कपड़े थे, पर पहनने वाला चैन नहीं था। सोने की चूड़ियाँ थी, पर हाथ थामने वाला कोई नहीं। हर रोज नए पकवान थे, मगर भूख सुकून की थी। शीशे के घर थे, पर दिल का आंगन खाली था। हर तस्वीर में मुस्कान थी, पर आंखों में नमी थी। लोगों ने रानी कहा, पर मन में बेजारी थी। दुनिया ने रश्क किया, पर दिल ने राहत मांगी। हाँ, पैसा तो बहुत मिला, पर सुकून नहीं मिला। सुकून न खरीदा जाता है रिया, वो तो छोटे छोटे लम्हों में बसता है। कभी माँ के हाथ की रोटी में, तो कभी पति की थकान पूछती नजर में। हमारा घर छोटा है, पर दिल बड़े हैं। यहाँ कोई ताना नहीं देता, बस हाल चाल पूछता है। हम हर त्योहार में सोने का सेट नहीं पहनते, पर रिश्ते रोज सोने जैसे दमकते हैं। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में जब रिया ने पूजा का हाथ थामा और कहा, पैसा तो बहुत मिला, पर सुकून नहीं, उसी पल जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर पूरी तरह से बिखर गया था और वहीं से एक नई रिया ने जन्म लिया। अगले दिन डिस्चार्ज होते ही रिया सीधा अपने उस महंगे घर में पहुंची, जहां रिश्तों की दीवारें खाली और भावनाएं बेजान थी। उसने पति को सामने खड़ा किया और बिना काम पे कहा, मैं अब और नहीं जी सकती तुम्हारे इस दिखावे वाले संसार में, जहां मैं सिर्फ एक ट्रॉफी हूँ, इंसान नहीं। तुम्हें नाम और शोहरत चाहिए थी और मुझे प्यार और इज्जत। हम दोनों की मंजिलें अलग हैं, तो रास्ता भी अब अलग होगा। पति को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि आज रिया उल्टा बोल रही है, लेकिन रिया की आंखों में अब वो डर नहीं था जो सालों से जमा था। उसी वक्त उसने डिवोर्स फाइल करवाया, बंगले की चाबी वापस रख दी और सिर्फ एक बैग लेकर बाहर निकल आई, जहां पूजा उसका इंतजार कर रही थी। पूजा ने कुछ नहीं पूछा, बस गले लगा लिया। फिर रिया ने जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया।
उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जल्द ही एक एनजीओ में काम करने लगी। वहीं एक अनाथ बच्ची नंदिनी मिली, जिसे उसने गोद ले लिया और उस बच्ची ने जैसे उसकी अधूरी गोद और अधूरा पति कमल, पत्नी सावित्री और उनका 8 साल का बेटा गोलू। उनका घर कोई आम घर नहीं था, वो पूरा बर्फ से बना हुआ था। दीवारें बर्फ की, छत बर्फ की और यहाँ तक कि उनका बिस्तर भी बर्फ से ही तराशा गया था, जिस पर वो गर्म कंबलों की कई परतें बिछाकर सोते थे। कमल हर सुबह उठकर जंगल की ओर चला जाता था, जहाँ से वो सूखी लकड़ियां और कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ कर लाता। सावित्री घर पर गोलू के साथ रहती, उसे कहानियां सुनाती और दिन भर घर में आग जलाए रखती ताकि ठंड से बचा जा सके। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ तक उखड़ गए और कई घर बर्फ में दब गए। कमल उस दिन जंगल में फंस गया और रात तक घर नहीं लौटा। सावित्री ने गोलू को सीने से चिपकाकर आग के पास बैठाया कि कमल सही सलामत लौट आए। रात भर आंधी और बर्फ पड़ती रही, लेकिन सुबह जब सूरज की एक हल्की सी किरण जमी हुई खिड़की से अंदर आई, तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। कमल खड़ा था, उसके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। सावित्री और गोलू दौड़कर उससे लिपट गए। कमल ने कहा, मैं तुम दोनों की गर्माहट सोचता रहा, तभी ये ठंड मुझे हिला नहीं पाई। तब सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कमल के कंधे पर सिर रख दिया और गोलू उनके बीच में मुस्कुराता रहा, जैसे इस मिलन से पूरे घर में एक नई रोशनी आ गई हो। पर असली संघर्ष अब भी बाकी था। उस तूफान ने हिमपुर के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। आसपास के गांवों से संपर्क कट गया था और बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए थे। खाने का सामान कम था और लकड़ियां बस 2-3 दिन की बची थीं। कमल ने अगले दिन एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करना होगा। अगर हम सब एक हो जाएं, तो इस बर्फ की मार को हराया जा सकता है। सावित्री ने पूछा, पर हम क्या कर सकते हैं? कमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम अपना घर खोलेंगे। ये बर्फ का घर अब सिर्फ हमारा नहीं रहेगा। जो भी ठंड से कांप रहा है, उसे हम यहाँ बुलाएंगे। गोलू खुशी से उछल पड़ा, हम सबको बचाएंगे ना बाबा? कमल ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, सबको। अगले 2 दिन तक कमल ने एक छोटी सी बर्फीली गुफा को साफ किया, उसे लकड़ियों से ढककर थोड़ा गर्म बनाया और वहां एक छोटा सा सहारा केंद्र तैयार कर दिया। सावित्री ने अपनी रसोई से जो कुछ भी था उसे बांटना शुरू कर दिया। गोलू बच्चों के लिए बर्फ में खेल खेल कर छोटी मूर्तियां बनाता, ताकि डर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। धीरे धीरे गांव वाले एक एक करके उस घर में आने लगे। कुछ के हाथ ठंड से नीले हो गए थे, किसी के पास खाना नहीं था और कोई अकेले डर से कांप रहा था। लेकिन उस बर्फ के घर की दीवारों के भीतर सिर्फ आग ही नहीं, इंसानियत भी जल रही थी। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने आकर सबके सामने कहा, कमल, तुम्हारा ये बर्फ का घर अब हिमपुर की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तुमने जो किया वो कोई वीर ही कर सकता है। कमल ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी बीवी और बेटे की गर्माहट है, जिसने मुझे अंदर से कभी ठंडा नहीं होने दिया। सर्दी के वो दिन धीरे धीरे बीत गए। बर्फ पिघली, सूरज फिर से हिमपुर में चमकने लगा। पर उस एक बर्फीले मौसम में एक बर्फ का घर हिमपुर के हर दिल में बस गया, जहां दीवारें ठंडी थीं, पर रिश्ते गर्म। उन्हीं रिश्तों की गर्मी ने उस बर्फीले तूफान को भी पिघला दिया था। धीरे धीरे हिमपुर में हालात थोड़े संभले। बर्फ तो कम नहीं हुई, लेकिन लोगों के दिलों में जो डर था वो अब नहीं था। कमल का बर्फ का घर अब एक आश्रय स्थल बन चुका था। कोई बीमार होता तो वहीं लेटाया जाता, कोई भूखा होता तो सावित्री उसे रोटियां खिलाती और कोई उदास होता तो गोलू उसे हंसा देता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा, जिनका नाम था श्यामा, कांपती हुई बर्फ में गिर गई। लोग उन्हें छोड़ चुके थे क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थीं और काम की नहीं रहीं। लेकिन जब गोलू ने उन्हें देखा, वो भागा भागा गया और बोला, माँ देखो, दादी जी गिर गई। कमल दौड़ कर आया, श्यामा अम्मा को उठाया और अपने घर ले गया। कई दिन तक सावित्री ने उनका ध्यान रखा। अम्मा को जब होश आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। पूरा घर अब सचमुच एक परिवार सा बन गया था। लेकिन
एक रात कुछ अजनबी लोग गांव में घुस आए। वो बाहर से आए व्यापारी थे जो हिमपुर के नीचे दबे कीमती पत्थरों की तलाश में थे। उन्हें ये गांव बस एक अड़चन लगता था। उन्होंने गांव वालों को डराया, धमकाया और कहा, अगर तुम लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी